मेरा नाम शेफाली है। बीते 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा ससुराल ज़्यादा बड़ा नहीं था। घर में गिनती के सिर्फ 4 मेंबर थे। मेरे पति, मेरे सास ससुर और मेरा देवर। मेरी सास की कोई बेटी नहीं थी। मुझे और मेरे घर वालों को शुरू से ही बड़ा परिवार ज़्यादा पसंद नहीं था। जिस घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, उस घर के एक एक मेंबर की सोच अलग होती है और आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बड़े परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े ही रहते हैं, जबकि छोटे परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, मगर आंकड़ों के अनुसार बड़े परिवारों में ज़्यादा लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं। मेरे पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। जब मेरे सास ससुर मुझे देखने के लिए आए थे, तब उन्होंने मुझे पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लिया था। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हमारे घर का माहौल बहुत शांत था। हम 3 बहनें थीं और हमारा एक भाई था। मैं अपने घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स सबसे पहले मेरे लिए ही रिश्ता देख रहे थे। जब अभी के परिवार वाले मेरे घर मुझे देखने के लिए आए, तो दोनों ही परिवारों के बीच जल्दी ही संबंध पक्के हो गए थे और कुछ समय के बाद मेरी शादी हो गई। मैंने देखा था कि मेरा देवर शुरू से ही बहुत शर्मीला टाइप का इंसान था। वो देखने में इतना भोला भाला और सीधा सादा था कि कभी कभी उसको देखकर मुझसे भी उसे शर्म महसूस होती थी। वो तो अपनी भाभी से भी ढंग से बात नहीं करता था। मुझे और मेरे परिवार वालों को मेरे ससुराल का माहौल बहुत पसंद आया था। मेरी सास ने अपने दोनों बेटों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी और उनको संस्कार भी अच्छे दिए थे, जिसको देखते हुए मेरे घर वालों का दिल खुश हो गया था। उनको अभी से अच्छा लड़का मेरे लिए कहीं नजर नहीं आया और इस तरह मेरी शादी अभी के साथ हो गई थी। मेरे देवर का नाम सुशांत था और वो अपने भाई से पूरे 4 साल छोटा था। मेरे पति सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। मेरी शादी होने के 2 साल बाद मेरे देवर की भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। उसने भी अपने भाई की ही कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दी। दोनों भाई मिलकर अच्छा खासा कमाते थे। मेरे ससुराल का माहौल बहुत अच्छा था। ससुर मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते थे। सास भी मुझे अपनी बेटी बनाकर रखती थी, क्योंकि ऊपर वाले ने उनको कोई बेटी नहीं दी थी। इसीलिए वो मेरे साथ अपने सारे अरमान पूरे कर रही थी। मुझे खुशी हुई थी और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि जिसे इतना अच्छा ससुराल मिला था। घर में हमेशा खुशियों भरा माहौल छाया रहता था। हम हमेशा प्रार्थना करते थे कि हमारे घर को कभी किसी की नज़र न लगे। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर लिया करते थे। कभी मेरी सास की तबीयत खराब होती तो मैं सारे काम कर लेती थी, और अगर कभी मेरी तबीयत खराब होती तो मेरी सास मुझे बिस्तर तक से न उठने देती थी। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। मैं बहुत खुश थी और मेरे घर वाले भी बेफिक्र थे कि उनकी बेटी एक अच्छे परिवार में पहुंच चुकी है। मेरे देवर का भी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो शादी के नाम से भी शर्मा जाता था और उसके गाल लाल टमाटर की तरह हो जाते थे। वो एक ऐसा इंसान था जो लड़कियों को नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। आजकल के दौर में मेरा देवर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल नहीं करता था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। फालतू कामों में उसका बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं था। इसी तरह के नेचर के मेरे पति भी थे। वो दोनों ही भाई ऑफिस की एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते थे। दोनों फिक्र से काम करने के साथ साथ अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भी करते थे। मेरी शादी के बाद की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे ससुराल वाले मुझ पर किसी तरह की कोई रोक टोक भी नहीं करते थे। एक दिन मैं और मेरी सास बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। मेरी सास ने मुझे अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो कई सालों पहले अपना पुराना गांव छोड़कर अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए ये इस जगह आकर बस गई थी। ये जगह पहले ज़्यादा आबाद नहीं थी, लेकिन तुम्हारे ससुर जी को ये जगह बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने ये ज़मीन खरीदकर घर बना लिया था और फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ रहते रहे। यहाँ पर आबादी होती गई और आज हम लोग इस मोहल्ले में रह रहे हैं। यहाँ लगभग सारे ही इज्जतदार, शरीफ और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं सुन रही थी कि हमारे घर के सामने वाले घर में कुछ लोग रहने के लिए आए हैं। ये सिर्फ 2 माँ बेटी हैं। इन्होंने सामने वाला घर किराए पर लिया है। काफी समय से सामने वाला घर खाली पड़ा हुआ था। कुछ दिन गुजरने के बाद इन दोनों माँ बेटी ने अपने घर में बनी बैठक में एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया।
जिसकी वजह से आसपास की औरतें इनके पास आने लगी और उनके ब्यूटी पार्लर में काफ़ी भीड़ रहने लगी थी। मैंने अपने मोहल्ले की 2-3 औरतों को आपस में बातें करते हुए सुना था कि ये लोग बहुत अच्छी सर्विस देती हैं, इन्हें पार्लर का बहुत अच्छा काम करना आता है, तभी तो इनका पार्लर इतना ज़्यादा चल रहा है। जब से ये लोग हमारे घर के सामने रहने के लिए आई थी, तब से ही हमेशा सामने वाले घर में भीड़ भाड़ रहती थी, कोई न कोई औरत आती ही रहती थी। हमारे मोहल्ले में काफ़ी शांति बनी हुई थी, लेकिन इनके आने से चहल पहल रहने लगी थी। मुझे भी घर के सामने ब्यूटी पार्लर खोलना ठीक लगा था, क्योंकि मुझे भी कोई पार्लर का काम होता था तो बाजार जाना पड़ता था। अब मुझे बाजार जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं दरवाजे से खड़ी होकर या खिड़की में खड़ी होकर उन लोगों को देखती रहती थी। दोनों ही माँ बेटी बहुत सुंदर थीं। सबसे ज़्यादा सुंदर तो बेटी थी, जो कम उम्र की थी। मेरे पति भी मुझसे कहते थे कि तुम भी पार्लर चली जाया करो, लेकिन घर के सामने पार्लर खुलने पर भी मैं अभी तक वहां नहीं गई थी। एक दिन मैं अपनी सास से इजाज़त लेकर पार्लर चली गई थी। मैंने देखा तो वो दोनों ही माँ बेटी कस्टमर को हैंडल करने में लगी हुई थी। मुझे कुछ देर वेट करना पड़ा। उसके बाद उनकी बेटी मेरे पास आई। उसने अपना नाम निशा बताया था, जबकि उसकी माँ का नाम पायल था। उसने मुझसे मुस्कुराकर पूछा, आपको क्या करवाना है? मैंने कहा कि मुझे आईब्रोज करवानी है। वो मेरी आईब्रोज करने लगी और साथ ही साथ मुझसे भी बातें कर रही थी। कहने लगी, आप कहाँ से आई हो? हम लोग तो यहाँ अभी अभी ही इस मोहल्ले में आए हैं। मैंने कहा, बड़ी अजीब बात है, आप लोग अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मोहल्ले में रहने के लिए आई हो और आपके इतने सारे कस्टमर बन गए। निशा हंसकर कहने लगी कि जी, बस भगवान की कृपा है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैंने उसे बताया कि मैं तो सामने वाले घर में ही रहती हूँ, तो वो बड़ी खुश हुई। कहने लगी कि इसका मतलब आप तो हमारी पड़ोसी हुई, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगी। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, आपको मुझसे पैसे लेने पड़ेंगे, मगर उसने इनकार कर दिया। मेरे बहुत जिद करने पर निशा ने पैसे थाम लिए। मुझे निशा का काम पसंद आया था। निशा की माँ भी बालों की कटिंग बहुत अच्छी करती थी। उन लोगों से मेरी काफ़ी देर बातचीत हुई। उन दोनों ही माँ बेटी का बिहेवियर बहुत अच्छा था। मोहल्ले में उनकी अच्छी खासी इज्जत बन गई थी, क्योंकि मोहल्ले की सारी ही औरतें उनके पास आती थीं। सुबह 8 बजे वो अपना पार्लर खोल लिया करती थीं और शाम को 4 बजे तक बंद कर दिया करती थीं। अब मेरी उनसे हर रोज़ बात होने लगी थी, क्योंकि शाम को फ्री होने के बाद निशा हमारे घर पर आ जाती थी, जबकि उसकी माँ घर में रहकर ही घर के सारे काम निपटाया करती थी। मैंने निशा से एक बार हंसकर बात क्या कर ली थी। मुझे भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा था और फिर तब से ही उसने हमारे घर पर आना जाना शुरू कर दिया था। वो फौरन ही 4 बजे अपना पार्लर बंद करने के बाद हमारे घर आकर बैठ जाती थी और कहती थी कि भाभी, आपसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस समय घर में सिर्फ मेरी सास और मैं ही होते थे, क्योंकि मेरे ससुर, देवर और मेरे पति उस समय अपने अपने कामों पर होते थे। लेकिन 5 बजे तक मेरा देवर घर आ जाता था, क्योंकि उसकी ड्यूटी ऑफ हो जाती थी। अभी उसको नौकरी करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वो 5 बजे तक ही घर आता था। निशा इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया है। कुछ वो दोनों माँ बेटी पार्लर का काम जानती थी, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर ना जाने कैसे कैसे प्रोडक्ट्स लगाए होते थे। निशा हमारे घर आती तो अपनी गरीबी का रोना रोती रहती थी। कहती थी कि हम लोग बहुत परेशान हैं। जिस दिन से मेरा पिता इस दुनिया से गया है, हम दोनों माँ बेटी ने पार्लर चलाकर ही अपना गुजारा किया है। गरीब लोग हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं, किराए के घर में रहते हैं। बस ऊपर वाले से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि किसी दिन हम लोग अपना मकान खरीद लें और उसमें अपना पार्लर करेंगे। लेकिन जब तक अपना मकान नहीं हो जाता, किराए के घर में ही ये काम करना पड़ रहा है। निशा की माँ पायल जी को भी देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो विधवा हैं। ऐसा लगता था जैसे वो निशा की बड़ी बहन है। यही हाल निशा का भी था। वो हमेशा निखरी निखरी सी रहती थी, खुशबू से महकती रहती थी, बहुत चंचल बिहेवियर की थी। वो इतनी तेज आवाज में बात करती थी कि हमारे घर में उसकी आवाज गूंजती थी। हमारे घर में सब पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए सब बहुत नरम आवाज में बातें करते थे। मेरी सास को उसका हमारे घर ज्यादा आना जाना पसंद नहीं था। वो मुझसे कहती थी कि ये हमारे घर क्यों आती है, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। लेकिन निशा हमारे घर इतना आती थी तो मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी।
ऐसे तो मेहमान की बेइज्जती होती है कि घर आए मेहमान को हम मना कर दें कि हमारे घर मत आना, लेकिन अब निशा रोज रोज हमारे घर आने लगी थी तो मेरा भी उससे दिल लगा रहता था। मैं उससे बातें करती रहती थी, उसकी बातों में मुझे बड़ा मजा आता था। उसकी बातें बहुत चटपटी होती थी। मोहल्ले के कुछ लोगों से मैंने सुना था कि इन दोनों माँ बेटी के घर में मर्दों का भी आना जाना लगा रहता है। मैं तो ज्यादा दरवाजे पर नहीं जाती थी। मर्द कब आते थे कब जाते थे ये बात मुझे पता नहीं थी। मैं बहुत कम ही बहुत जरूरत के काम से ही दरवाजे पर आती थी, क्योंकि मेरे पति की परमिशन नहीं थी कि हम दरवाजे पर खड़े हों। वो कहते हैं कि शरीफ लोगों के घरों की औरतें दरवाजे पर खड़ी नहीं होती और घर के बाहर भी बहुत जरूरत के काम के लिए ही निकलती हैं। हमारे घर में तो हर चीज मौजूद थी, इसलिए मेरा घर से ज्यादा निकलना भी नहीं होता था। मैं अपने मायके भी बहुत कम जाती थी। इस घर में आकर मैं बोर हो गई थी, लेकिन जिस दिन से मुझे निशा का साथ मिला था मुझे अच्छा लगने लगा था। मेरा वक्त अच्छा गुजरता था। हमारे मोहल्ले में लड़के भी बहुत शरीफ थे, जो जवान लड़कियों को और औरतों को नजर उठाकर तक नहीं देखते थे। मगर मैंने सुना था कि निशा मोहल्ले के आते जाते लड़कों से बातें करती है। पता नहीं लोग उन दोनों माँ बेटी के बारे में ऐसी बातें क्यों करते थे। क्या ऐसा सच में था? क्योंकि निशा की बातों के अंदाज से मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो गलत कैरेक्टर की है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नेचर बहुत खुले अंदाज का होता है, लेकिन आसपास की औरतों को कई बार मैंने बातें करते हुए सुना था कि ये दोनों माँ बेटी ठीक नहीं है। लोग उनकी बुराई भी किया करते थे और उनके पार्लर में जाकर उनसे अपने काम भी करवाया करते थे। बड़ी ही अजीब बात है, इस दुनिया में कुछ लोग अकेली औरतों का जीना दुश्वार कर देते हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। एक दिन मेरी बातचीत निशा की माँ से हुई थी, जिन्होंने रोते हुए मुझे अपनी दास्तां सुनाई थी। उनका कहना था कि लोग हम दोनों पर इल्जाम लगाते हैं। अगर घर में कोई मर्द नहीं होता तो लोग उस घर की औरतों पर इतने इल्जाम लगाते हैं कि वो बेचारी परेशान हो जाती हैं। एक तरह से पायल जी की बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी थी। ये बात मोहल्ले की औरतों को अच्छी तरह से पता चल गई थी कि निशा का हमारे घर पर आना जाना बहुत है। एक दिन हमारे पड़ोस में रहने वाली सोनिया भाभी हमारे घर पर आई और मुझसे कहने लगी कि शेफाली, ये दोनों माँ बेटी ठीक नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गई हैं हमारा मोहल्ले का माहौल खराब करने के लिए। बहुत ही अजीब औरतें हैं, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, इनका कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है। तुम इस लड़की को अपने घर मत बुलाया करो। तुम्हारे घर का माहौल बहुत अच्छा है। तुम्हारे पति के साथ साथ तुम्हारे घर में एक जवान देवर भी है। इस लड़की से सावधान रहना, इन दोनों के रंग ढंग ठीक नहीं लगते। मैंने इस समय सोनिया भाभी से कहा था कि हमें किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आती उनके बारे में ऐसा कहते हुए? मैं जानती हूँ कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। हमारे समाज में औरतों को सुकून से जीने नहीं दिया जाता। जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं उन पर इतने इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि वो कभी कामयाब होने के बारे में सोचती भी नहीं है। वो दोनों बहुत अच्छी हैं। सोनिया भाभी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अच्छा तो ठीक है, मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए ही कहा था, आगे तुम्हारी मर्जी। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आया था। उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही ही क्यों थी? मेरी सास इतनी अच्छी थी, लेकिन वो भी मोहल्ले के लोगों की जैसी ही हो गई थी। उन्हें हमारे घर में निशा का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा उस पर रोक टोक करती रहती थी। कहती थी कि ये लड़की बहुत मेकअप करती है, इनके कपड़े पहनने का तरीका देखा है, उनके बोलने का तरीका देखा है, इनके चाल चलन ठीक नहीं लगते। लेकिन मैंने अपनी सास से भी निशा की खातिर नाराजगी मोल ले ली थी। निशा से मेरी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी, अब वो अपने काम से फ्री हो जाने के बाद रात तक के लिए मेरे पास आ जाती थी और फिर रात को मेरे पति के आने से पहले ही अपने घर चली जाती थी। एक दिन मेरी सास ने मेरे पति से इस बारे में शिकायत कर दी। मेरे पति ने अपनी माँ से कहा कि वो जवान लड़की है, अगर हमारे घर आ जाती है तो कोई बात नहीं, इसमें बात को बढ़ाने की क्या जरूरत है। इस बात पर मेरी सास खामोश हो गई थी, क्योंकि मेरे पति को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि उनको तो अच्छा लगता था कि उनकी पत्नी की कोई तो दोस्त बनी। पहले मैं हमेशा अपने पति से यही शिकायत करती रहती थी कि मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ, घर के काम भी ज्यादा नहीं होते जो मेरा ध्यान बटा रहे। अब जब से मुझे निशा का साथ मिला था, मैंने अपने पति से शिकायत करनी भी छोड़ दी थी। मुझसे अगर कोई निशा के खिलाफ एक शब्द भी बोलता, मैं उसे अच्छी तरह से झाड़ देती थी कि किसी की दोबारा हिम्मत नहीं होती थी मुझसे उनकी बुराई करने की। मुझे तो लोगों पर भी गुस्सा आता था
कि वो किस तरह एक विधवा औरत और बेसहारा लड़की की बुराई किया करते थे, बल्कि मोहल्ले वालों को तो उन दोनों का ख्याल रखना चाहिए था। निशा के पास दुनिया जहाँ की बातें होती थी, हमारे घर में उसकी हंसी गूंजती थी। उस दौरान मेरे देवर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो 2-3 दिन के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आ गया था ताकि घर में आराम कर सके। अब वो घर पर होता था और शाम को निशा आ जाती थी। बातें करते समय वो जोर जोर से हंसती थी। मेरी सास ने एक दिन तो निशा को खुद ही डांट लगा दी थी। कहा था कि इतनी जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत है, और शेफाली तुम इससे कुछ नहीं कहती? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा देवर घर में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब किसी इंसान की तबीयत खराब होती है तो उसे शांति अच्छी लगती है। मेरी सास की डांट सुनकर कुछ देर के लिए निशा खामोश हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर से तेज आवाज में बातें करना शुरू कर दिया था। मगर वो चौंक भी रही थी कि घर में तुम्हारा देवर भी है। मैंने उसे बताया कि मेरा देवर बहुत अच्छा है, शरीफ है, पढ़ा लिखा है, उसे वैसे भी शांति बहुत पसंद है। बल्कि वो खुद भी जब बात करता है तो ज्यादा शोर शराबा नहीं करता। हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे से बहुत इज्जत से और लिहाज से बात करते हैं। ये बात सुनकर तो जैसे निशा की समझ में कुछ नहीं आया था। मेरे समझाने पर और मेरी सास की डांट पर भी वो बाज नहीं आई थी, जानबूझकर जोर जोर से बातें कर रही थी। अगले दिन फिर से जब निशा हमारे घर आई तो जोर जोर से बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा कि निशा, घर पर मेरा देवर मौजूद है, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, प्लीज थोड़ी हल्की आवाज में बात किया करो। उसने अभी तक मेरे देवर को नहीं देखा था, जबकि वो मेरे पति को आते जाते देख चुकी थी। वो मेरी बात पर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम क्या हमेशा अपने देवर की बातें लेकर बैठ जाती हो? देवर घर में है, देवर घर में है, तुम्हारा देवर घर में है तो उसे क्या हो जाएगा? पहले तो वो मुझे भाभी कहकर पुकारती थी, लेकिन जब से वो मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव करने लगी थी तब से वो मेरा नाम लेने लगी थी। कहने लगी कि तुम हमेशा अपने ससुराल की शराफत के गुण गाती रहती हो और साथ ही साथ अपने देवर की तारीफ भी करती रहती हो। मैं जब जोर से बोलती हूँ तो तुम मुझे डांट देती हो। तुम मेरी कैसी सहेली हो? मैंने कहा, यार मेरा देवर बहुत अलग है, वो मेरे ससुराल वालों की तरह शांत है। मैंने तुम्हें बताया था ना, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसकी तबीयत खराब है, उसे डिस्टर्ब हो और वो परेशान हो जाए। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे देवर का नाम सुन सुनकर पक गई हूँ, हमेशा तुम मुझे बोलने से मना करती रहती हो। मैंने कहा, मैंने तुम्हें बोलने से मना नहीं किया, तुम बात करो मगर धीमी आवाज में बात किया करो, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। वो कहने लगी कि अच्छा, धीमी आवाज में ही बात कर रही हूँ। उसके बाद वो जोर जोर से हंसती और फिर से जोर जोर से बोलना शुरू कर देती थी। अब उसको तो जिद लग गई थी कि वो मेरे देवर से मिलना चाहती है। मैंने कहा, जब तक तुम्हारी आवाज आती रहेगी वो कमरे से बाहर निकलेगा ही नहीं। उसे लड़कियों से बहुत शर्म आती है, बल्कि जिस जगह औरतें और लड़कियां होती हैं वो उस जगह जाता ही नहीं है। वो कहने लगी कि अच्छा, तो तुम्हारा देवर इतना शरीफ है। उसने कहा, अगर एक बार तुम्हारे देवर ने मुझे देख लिया तो उसकी पुरानी आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने अदा बनाकर मुस्कुराकर कहा था और कहने लगी कि आज तो मैं तुम्हारे देवर से मिलकर ही जाऊंगी। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मेरी सास को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। वो कहने लगी कि तुम्हारी सास को कुछ पता नहीं चलेगा, बस मुझे एक बार तुम्हारे देवर को देखना है। न जाने कि मुझे निशा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने कहा, देखो मेरा देवर सच में बहुत अच्छा और शरीफ है। इस बार मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। निशा समझ चुकी थी कि मुझे गुस्सा आ गया है, इसलिए उसने बात को जल्दी से हंसकर बदल दिया और कहने लगी कि मैं तो सिर्फ मजाक में ऐसा कह रही थी। मैंने उस दिन निशा को डरा दिया था कि अगर मेरी सास ने तुम्हारे मुंह से ये बात सुन ली तो वो कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं आने देंगी। निशा उस दिन तो संभल गई थी और खामोशी से अपने घर चली गई थी, लेकिन मैं कई दिनों से एक बात नोटिस कर रही थी। मेरे पास एक छोटा सा पाउच था, उसमें मैं अपनी ज़रूरत के पैसे रख लिया करती थी। वो ज़्यादातर ड्रेसिंग की ड्रॉर में रखा रहता था। कई दिनों से मैं देख रही थी कि मैं जितने पैसे उस पाउच में रखती थी उसमें पैसे नहीं होते थे। हर बार 100, 200, 500 कम होते थे। कई बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गलतफहमी का शिकार हो रही हूँ। हो सकता है मैंने ही इसमें पैसे कम रखे हों या फिर मैंने कहीं खर्च कर दिए हों। लेकिन जब उस दिन मैंने अपना पाउच चेक किया तो उसमें 700 गिनकर रखे थे। उसके बाद में जब मैंने दोबारा से पाउच को चेक किया तो सिर्फ उसमें 500 रुपए थे।
200 रुपये अभी भी कम पड़ रहे थे। मेरा पैसों वाला पाउच तो उसी जगह रहता था जहां मैं हमेशा रखती थी। पैसे भी पहले कभी गायब नहीं हुए थे, तो फिर अब ऐसा क्यों हो रहा था? मेरा शक अचानक निशा पर गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। वो तो पार्लर का काम करती है, अच्छे खासे पैसे कमा लेती है, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगी? फिलहाल मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और पाउच की ही जगह को बदल दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। निशा अभी भी हमारे घर आती जाती रहती थी। मेरे देवर की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी और उसने अपने ऑफिस जाना फिर से शुरू कर दिया था। एक दिन शाम के टाइम पर जब निशा मेरे कमरे में बैठी हुई थी, मुझसे बातें कर रही थी, उस दिन मेरा देवर जल्दी घर आ गया था। उसके ऑफिस में उस दिन कम काम था। वो अचानक मेरे कमरे में आया। उसे नहीं पता था कि निशा मेरे कमरे में मौजूद है। निशा को देखकर वो वापस जाने लगा तो निशा ने उसे आवाज देकर रोक लिया था। वो उससे हाय हेलो करने लगी और कहने लगी कि मैं आपकी भाभी की फ्रेंड हूँ। मेरे देवर ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया और उसने अपनी नज़र नीचे झुका ली थी। निशा कहने लगी कि आप हमेशा बिजी रहते हो। मैंने शेफाली के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। आप ज्यादातर काम में बिजी रहते हो। कभी हमारे साथ भी बिजी हो जाया करो। कभी मुझसे भी 2 घड़ी बात कर लिया करो। मुझे यकीन है आपको मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। हमें अपने काम के साथ साथ लोगों के साथ अपने संबंध भी अच्छे रखना चाहिए। इस तरह से काम में ज़्यादा तरक्की होती है, क्योंकि लोगों के साथ अच्छे संबंध रखने से अच्छे लोग हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं तो निशा की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मेरे देवर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो हड़बड़ाकर कमरे से तो चला ही गया था, बल्कि वो तो घर से ही बाहर निकल गया था। मेरे देवर के इस तरह से घबराने पर और भागने से निशा जोर जोर से हंस रही थी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि उफ, तुम्हारा देवर तो बहुत ही शर्मीला है। उसने तो लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। उसने हंसते हुए मुझसे कहा। मुझे निशा से इस तरह की बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। आज तक मैंने भी अपने देवर से ऐसे बात नहीं की थी, न कभी इस तरह का हंसी मजाक किया था। जरूरी काम के अलावा हमारी आपस में कोई खास बातचीत नहीं होती थी और निशा किस तरह मुंह फाड़ कर मेरे देवर सुशांत से बातचीत कर रही थी। मैंने कहा, निशा ये तुमने क्या कर दिया? तो वो कहने लगी कि तुम्हारा देवर किस तरह लड़कियों से शर्माता है। निशा अब हमेशा सुशांत की मौजूदगी में ही आ जाती थी। हालांकि पहले भी वो हमारे घर आती थी, लेकिन अब जैसे ही सुशांत घर में आता था वो उसके पीछे पीछे ही आ जाती थी। वो सुशांत से बातें करने की कोशिश करती थी और घर के अंदर आते ही सुशांत के कमरे में चली जाती। वहां जाने के बाद उसके साथ हंसी मजाक करती तो कभी उसकी तारीफ करने लग जाती। वो बेचारा मन ही मन परेशान होता रहता था, लेकिन परेशानी अपने चेहरे पर नहीं लाता था। निशा उसकी परेशानी की वजह बन रही थी। मैंने उससे कई बार मना किया था कि मेरे देवर के कमरे में मत जाया करो। अगर मेरी सास ने तुम्हें उसके कमरे में जाते हुए देख लिया तो वो मुझ पर भड़केंगी। मगर वो कहती थी कि कुछ नहीं होगा, तुम अपनी सास को बताओगी तभी तो उन्हें कुछ पता चलेगा ना। मैं तो खामोशी से तुम्हारे देवर के कमरे में चली जाती हूँ। मैंने कहा, लेकिन तुम उसके कमरे में जाती ही क्यों हो? वो तुमसे दूर जाने की कोशिश करता है और तुम उसके कमरे में पहुंच जाती हो। वो कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको खुश मिजाज इंसान बनाना चाहती हूँ, उसके साथ हंसी मजाक करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि वो तुमसे नाराज है, तो वो कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझसे नाराज क्यों होता? तुमने अपने देवर को नहीं देखा? वो मेरे साथ साथ लगातार बातें करते रहता है। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया था कि इस लड़की की वजह से ना जाने वो बेचारा मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि भाभी ने कैसी लड़की को अपनी दोस्त बनाया हुआ है। वो अब हमेशा मेरे देवर से बात करने की कोशिश करती थी। उससे कहती कि कभी कभी हंस भी लिया करो, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मैंने देखा था कि मेरा देवर अब उसे पलटकर जवाब दिया करता था, उसको देखकर मुस्कुराया करता था। अब वो कमरे में जाती तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो मेरे देवर को हंसा देती थी। ये सब देखकर मैं भी बड़ी हैरान हो रही थी। उससे ज्यादा अजीब बात ये थी कि मेरे कमरे में अब पैसे गायब नहीं हो रहे थे, लेकिन कीमती सामान गायब हो रहा था। मेरे कमरे की साइड टेबल पर एक कीमती शोपीस रखा हुआ था। एक दिन वो वहां पर मौजूद नहीं था। मैंने उसे पूरे घर में तलाश कर लिया था। मैंने अपनी सास से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शोपीस का हमारे कमरे में क्या काम होगा। मैंने जब इस बारे में अपने पति से भी पूछा कि आपने वो शोपीस देखा है जो हमारे साइड टेबल पर रखा रहता था, मेरे पति ने कहा, जरूर तुम उसे कहीं रखकर भूल गई होगी।
समझ नहीं आ रहा था कि घर में से पैसे सामान क्यों और कब कहाँ से गायब हो रहा था। सच में गायब हो रहा था या मेरी कोई गलतफहमी थी। एक दिन शाम का टाइम था जब निशा मेरे साथ किचन में मौजूद थी और सुशांत अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। निशा ने सुशांत को आवाज़ देकर रोक लिया था। कहने लगी, अरे हीरो, कहाँ जा रहे हो? कभी हमसे भी बातें कर लिया करो। सुशांत कहने लगा कि बस मैं बाहर अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो उसकी बातों पर बहुत मुस्कुराया करता था। उसने कहा, बस हमेशा अपने दोस्तों से ही बातें करते रहते हो। मेरा नंबर भी अपने मोबाइल में सेव कर लो, किसी दिन काम आएगा। मैंने चौंक कर निशा को देखा और उसे खामोश रहने का इशारा दिया। उसी समय मेरे ससुर आ गए थे। उनको आते देखकर सुशांत घबरा गया और फौरन ही वहां से गायब हो गया। ससुर जी के जाने के बाद मैंने निशा से कहा, ये तुम्हारी क्या हरकत है? इस तरह किसी को फ़ोन नंबर देना अच्छी बात नहीं होती। वो कहने लगी, अरे मैं तो तुम्हारे शरीफ देवर को अपना नंबर दे रही हूँ। शरीफ लोगों को तो अपना फ़ोन नंबर दे ही देना चाहिए ना। मुझे ना जाने क्यों अब निशा से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि वो हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी करने लगी थी। मेरे कमरे के अलावा वो कहीं नहीं जाती थी और अब उसने सुशांत के कमरे में भी जाना खूब शुरू कर दिया था। सुशांत था तो इतना शर्मीला, लेकिन अब उसकी धीरे धीरे निशा से झिझक टूटती जा रही थी। वो हर रोज निखरी निखरी और खुश रहती थी। सुबह के समय जब उनके यहाँ ढेर सारे कस्टमर आते तो वो दोनों माँ बेटी इतनी बिजी होती थी कि उन्हें किसी से बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। इतने ज्यादा कस्टमर इन दोनों माँ बेटी के पास आते थे कि हम हैरान रह गए थे, क्योंकि अब मोहल्ले की औरतें ही नहीं बल्कि दूर दूर की औरतें भी उनके पास आने लगी थी। अब मैं सोचती थी कि निशा मेरे घर आना जाना कम कर दे, क्योंकि वो मेरे देवर के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाने लगी थी और अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो मेरी सास मुझे नहीं छोड़ेंगी। एक दिन मैं छत से नीचे आ रही थी जब मैंने देखा कि निशा घर के अंदर घुसी चली आ रही है और सीधा सुशांत के कमरे की तरफ जा रही है। मैं फौरन ही उसके पीछे गई और मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया। कहा कि तुम ये क्या हरकत कर रही हो? तो वो कहने लगी कि छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है शेफाली। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कमरे में सुशांत मौजूद है। तो वो कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ, सुशांत के साथ मेरी दोस्ती हो गई है। वो कितना अच्छा है ना, कितना मासूम है। ऐसे लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा कि तुम बाज आ जाओ, उसे तंग करना बंद कर दो, वो ऐसे मिजाज का नहीं है। उसने कहा कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं और उसने एक ही झटके से अपने हाथ मुझसे छुड़ा लिए थे और मेरे रोकने के बावजूद भी वो मेरे देवर के कमरे में चली गई थी। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और सिर्फ उसे देखती रह गई, कुछ ना कर सकी। वो मर्दों के बिहेवियर के बारे में कितनी अच्छी तरह से जानती थी। उसके मेरे देवर से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे एहसास हो गया था कि मोहल्ले की औरतें निशा और उसकी माँ के बारे में सही बातें करती थीं। निशा में शर्म वाली कोई चीज नहीं थी। वो कभी कभी तो मुझसे भी ऐसे खुल खुलकर बातें करती थी कि मैं अपने कानों को हाथ लगा लेती थी। वो जवान लड़की थी और शादीशुदा लोगों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। मैं उसकी दोस्त बन गई थी, इसलिए वो मेरे साथ खुलकर बातचीत करती थी। मगर उसका मेरे देवर के साथ इस तरह का बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से मुझे अपने सास ससुर का डर था। मैंने उससे कई बार मना किया था कि मेरे देवर को तंग मत किया करो और हमारे घर मत आया करो, मगर अब वो किसी की नहीं सुनती थी। तो तंग आकर मैंने अपनी सास से उसकी शिकायत कर दी। मैंने अपनी सास को बता दिया कि निशा सुशांत से फ्री होने की कोशिश करती रहती है। मेरी सास को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि मुझे तो वो लड़की पहले से ही ठीक नहीं लगती थी, मगर तुमने उसे हमारे घर में घुसाकर रखा हुआ था। निशा मेरी तो कोई बात नहीं मानती थी, इसलिए मेरी सास ने ही उससे थोड़ा गुस्से से बात की थी कि वो हमारे घर पर अब ना आया करे। हमारे घर का ऐसा खुला माहौल नहीं है जिस तरह की वो है। उसे मेरी सास की बात पर बुरा लग गया था और उसने हमारे घर पर आना जाना बंद कर दिया था। एक तरह से ये अच्छा ही हुआ था। मुझे तो ये डर था कि वो अपनी बातों में और अपने खूबसूरत अदाओं में मेरे देवर को न फंसा ले। वो बहुत चालाक लड़की थी, मैं उसे जान गई थी। उसका हमारे घर पर आना जाना बंद हुआ तो मुझे कुछ सुकून मिल गया था, क्योंकि अब हमारे घर में शांति रहती थी। लेकिन मेरा देवर मुझे बहुत बदला बदला सा लगता था। मेरा देवर अब ऑफिस की भी बहुत छुट्टियां करने लगा था और वो पैसों की इतनी फिजूल खर्ची करता था कि उसका कोई हिसाब ही नहीं था। एक दिन रात के समय मैंने अपने पति और सुशांत को आपस में बातें करते हुए सुना था।
मेरे पति सुशांत को समझा रहे थे। उससे कह रहे थे कि तुम कितनी फिजूल खर्ची करने लगे हो। तुम अपने महीने की सैलरी में से घर में कुछ भी नहीं दे रहे हो। ये तुम क्या करने लगे हो? मेरा देवर अपने भाई को कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस खामोशी से उनकी बात को सुन रहा था। निशा अब समझ गई थी कि मेरी सास ने उसे मना किया था। मुझे अफसोस होता था कि मैंने उसकी शिकायत अपनी सास से कर दी थी, इसलिए उसका आना हमारे घर पर बंद हो गया। लेकिन वो ऐसी हरकतें ना करती तो शायद मुझे भी ऐसा करना ना पड़ता। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। मैं कभी कभी निशा के घर जाकर उसकी मम्मी या उससे अपने एक दो काम करवा लेती थी। अब हम दोनों के बीच दोस्ती भी नहीं रही थी, क्योंकि वो मुझसे अपने पार्लर में भी कोई बात नहीं करती थी, बस मुंह बनाए रखती थी। सुशांत भी हमेशा अब घर के सामने ही देखता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वो निशा की हंसी मजाक का आदी हो गया है। मैंने सुशांत में नोटिस किया था कि वो अब ज्यादातर समय अपने मोबाइल के साथ बिताने लगा था। मोबाइल में कुछ देखता रहता और खूब मुस्कुराता रहता था। वो पहले से बिल्कुल चेंज हो गया था। घर में भी ज्यादा रहने लगा था और घर के दरवाजे पर भी खड़ा हो जाता था। मेरे देवर के रंग ढंग कुछ बदले बदले से लग रहे थे। मेरी सास भी सब कुछ नोटिस कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पति से बात कर ली थी और उनसे कहा था कि वो अब जल्द से जल्द सुशांत की भी शादी करना चाहती हैं। मेरे ससुर ने उनको परमिशन दे दी थी। सास और मैं एक दिन सुशांत के लिए लड़की देखने के लिए चले गए थे। हमें वो लड़की पसंद आई। घर आकर जब हमने इस बारे में सुशांत से बात की तो वो भड़क उठा था। पहली बार हमने उसको भड़कते हुए देखा था। सुशांत कहने लगा कि आप लोग मेरी मर्जी के बिना मेरा रिश्ता कैसे पक्का कर सकती हो? मैंने कब कहा था कि मेरे लिए लड़की देखना शुरू करो? मेरी सास कहने लगी कि ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो? अचानक मेरा देवर खामोश हो गया और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। कहने लगा, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर हम दोनों के तो होश उड़ गए थे। पहली बार मेरे देवर ने घर में ऊंची आवाज में बात की थी। मेरी सास कहने लगी कि किस लड़की से प्यार करते हो? जब मेरे देवर ने लड़की का नाम बताया तो हम लोग शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि निशा थी और वो कहता था कि मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। मेरी सास ने उससे साफ इनकार कर दिया कि हम इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। ये लड़की बहुत बिगड़ी हुई है। ये हमारे घर इसलिए तो आती थी ताकि तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा सके, लेकिन मेरा देवर तो अपने घर वालों से भिड़ चुका था। वो किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, न भाई, न पिता और न ही माँ। मैं तो इस मामले में कुछ कह ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि निशा बहुत चालाक लड़की निकली। उसने मेरे देवर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ही छोड़ा। वो तो अपने घर वालों से बदतमीजी करने पर भी उतर आया था। उसका इस तरह का रूप देखकर घर के सभी लोग बहुत डर गए थे। मेरे ससुर ने यही कहा कि अगर घर में सुख शांति बनाए रखनी है तो सुशांत की शादी उसकी मर्जी के मुताबिक ही करनी होगी। मेरी सास निशा के घर रिश्ता ले जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन ससुर जी की बात सुनकर उन्हें यही बेहतर लगा और इस तरह हम लोग निशा के घर रिश्ता लेकर चले गए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि निशा बहुत महंगे कपड़े पहन रही थी। उनके घर की एक एक चीज बदल गई थी। मोहल्ले वालों का कहना था कि जब ये लोग यहाँ आई थी तो उनके पास कोई सामान नहीं था, लेकिन अब घर के अंदर एक से एक महंगा सामान मौजूद है। निशा की माँ ने तो रिश्ते के लिए फौरन ही हाँ कर दी थी, लेकिन निशा इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरा देवर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि अब उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से होने जा रही थी। मेरे देवर की सगाई भी हो गई थी और शादी होने में भी सिर्फ एक हफ्ता रह गया था, जब एक दिन सुशांत ने घर आकर कहा कि मुझे निशा से शादी नहीं करनी है। ये सब सुनकर हम हैरान रह गए थे कि अब वो इससे शादी क्यों नहीं करना चाहता था। पहले तो वो काफी शोर कर रहा था कि उसे निशा से ही शादी करनी है, मगर अब जब सारी तैयारियां हो चुकी थी तो अब इनकार करने की क्या वजह है? जब मैंने सुशांत से पूछा कि अब क्या बात हो गई, तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। सुशांत ने कहा कि जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही हर दिन मुझे निशा की एक नई सच्चाई का पता चल रहा है। निशा और उसकी माँ कैरेक्टर की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और तो और वो लोग छोटी मोटी चोरियां भी करती हैं। निशा ने मुझसे ही अफेयर नहीं चलाया, बल्कि वो मोहल्ले के ना जाने कितने लड़कों से अफेयर चलाए हुए है। मैंने उसके घर रिश्ता भेज दिया है और हमारी शादी के कार्ड भी मोहल्ले में बट गए हैं। जब उसके 2-3 आशिकों को इस बारे में पता चला तो उन लोगों ने मुझे बताया कि तुम जिस लड़की से शादी करने जा रहे हो उससे तो हम भी मोहब्बत करते हैं। एक ने नहीं बल्कि 4 लड़कों ने मुझे एक जैसी बात कही
तो मैं समझ गया कि ये लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है और इस लड़की की वजह से मैंने अपने घर वालों से भी झगड़ा मोल लिया था, अपने माता पिता के साथ बदतमीजी की थी। वो मोहल्ले के बहुत सारे लड़कों से फ़ोन पर बातें करती है, उनसे मीठी मीठी बातें करके पैसे वसूलती है। मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मेरे देवर को वक्त पर ही हकीकत का पता चल गया था, इसलिए उसने समझदारी दिखाई कि शादी होने से पहले ही निशा से सारे संबंध खत्म कर दिए। लेकिन मेरा देवर अंदर से टूट कर रह गया था। वो निशा से बहुत मोहब्बत करता था। उसे नहीं पता था कि निशा धोखेबाज लड़की है। मेरा देवर काफी दिनों तक उसकी बेवफाई पर रोता रहा था। मैं पारुल जी से जाकर कहकर आई थी कि हम आपसे सारे संबंध खत्म कर रहे हैं। मेरे देवर ने इस शादी से इनकार कर दिया है। मैं जब उनके घर गई थी तो मैंने उनसे कह दिया था कि सुशांत ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है, वो ये शादी नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा था, मुझे भी तुम्हारे देवर से शादी नहीं करनी। वो हमेशा की मुझ पर रोक टोक करता रहता है, हमेशा मुझ पर शक करता रहता है। ऐसे लड़के के साथ मैं सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। निशा ने मेरे देवर का काफी सारा पैसा खाया था। अभी तक मेरा देवर जितनी भी अपनी कमाई लुटा रहा था वो निशा पर ही तो लुटा रहा था। निशा हमेशा उससे महंगे महंगे तोहफों की डिमांड करती रहती थी और मेरा देवर खुशी खुशी उसे सब कुछ देता रहता था। तभी तो मेरा देवर इतने फिजूल खर्च करने लगा था। हमें लगा कि मेरा देवर अब शांत बैठ गया है, लेकिन कुछ दिन बाद एक नई खबर ने हमारा दिल दहलाकर रख दिया था। मेरा देवर पुलिस को साथ लेकर आया था और उसने निशा और उसकी माँ के पार्लर में छापा पड़वा दिया था। उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया था। मोहल्ले में उन दोनों माँ बेटी के लिए लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। वो उससे मोहब्बत करता था तो उसे इस तरह उन दोनों को पुलिस के हवाले भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब सच्चाई हमारे सामने खुलकर आई तो हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। पुलिस ने उन दोनों को इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि उन दोनों ने ब्यूटी पार्लर की आड़ में अमीर बनने के लिए एक डॉक्टर से संपर्क कर लिया था। वो डॉक्टर एक ऐसी डॉक्टर थी जो किसी नई क्रीम का एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो रंगोरा करने वाली क्रीम थी। उसने उनके पार्लर में आकर इनको पैसों का लालच दिया और इनसे कहा कि अगर तुम लोगों को अमीर होना है तो मेरे ये प्रोडक्ट अमीर औरतों को बेच दो, जो तुम्हें लाखों रुपयों के हिसाब से इस क्रीम की कीमत दे सकें, क्योंकि ये रंग गोरा करने वाली क्रीम है। इन दोनों को लगा कि इस क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस क्रीम को लगाने वाली औरतों के चेहरे खराब हो गए थे। ये बात मेरे देवर को पता चल गई क्योंकि उसके दोस्त की एक बहन भी 2 लाख रुपए की ये क्रीम खरीद कर लाई थी। अजीब बात ये थी कि लोग जिस घर में किराए पर रहती थी वो घर भी इन्होंने खरीद लिया था और उनके पास ढेर सारा पैसा आ रहा था। ये ढेर सारा पैसा इनके पास इसी तरह से आ रहा था। दूसरी बात ये कि ये दोनों कोई मामूली औरतें नहीं थी। निशा और उसकी माँ हर जगह अपनी पहचान बदलकर, अपने कपड़े पहनने का तरीका बदलकर, अपने रहन सहन का तरीका बदलकर रहा करती थी और वहां पर लोगों से जान पहचान बढ़ाती, उनको अपनी मजबूरियां सुनाती और उनके घर में घुसकर चोरी चकारी करके वहां से अच्छा खासा हाथ साफ करने के बाद ये लोग दूसरे शहर चली जाती थी और दूसरे शहर में भी किसी नए तरीके से चोरी को अंजाम देकर वहां से भी भाग निकल आती थी। इन दोनों का यही धंधा था। लेकिन यहाँ आने से पहले ये लोग किसी बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देकर आई थी। एक इतनी बड़ी चोरी जहाँ इन्होंने बहुत बड़ा हाथ मारा था। पुलिस हर जगह इन्हें ढूंढ रही थी मगर इनको पकड़ नहीं पाती थी। निशा की तरफ से मेरे देवर को जब से धोखा मिला था वो सुकून से बैठने वाला नहीं था। यही वजह थी कि वो इन दोनों माँ बेटी की जांच पड़ताल करने के लिए अपने दोस्तों के साथ इनके बारे में हर तरफ पूछने के लिए निकल गया था, क्योंकि बातों ही बातों में एक दो बार निशा ने अपनी पुरानी रहने वाली जगहों का पता सुशांत को दे दिया था। जब ये दोनों आपस में काफी देर तक फोन पर बातें करते थे और चैट करते थे। सुशांत को ये तरीका ठीक लगा, इसलिए उसने इन दोनों की सारी जांच पड़ताल निकाली और जब उसके सामने धीरे धीरे इन दोनों की हकीकत खुलने लगी तो उसने एक एक सबूत इकट्ठा करके पुलिस को दे दिए और पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट करवा लिया। उस डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया था जो अपनी क्रीम इनको बेचने के लिए दे रही थी और उसका प्रॉफिट इनको भी हो रहा था। कुछ लोग जो बाहर से अच्छे दिखाई देते हैं, भोले दिखाई देते हैं, अंदर से वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। जब हम किसी को बरतते हैं तभी हमें उसकी सच्चाई के बारे में पता चलता है। मेरे देवर ने भले ही निशा से अपनी बेवफाई का बदला लिया था, लेकिन ऐसा करने से 2 क्रिमिनल्स पकड़ी गई थी जिन्हें पुलिस काफी समय से ढूंढ रही थी।
इन लोगों का पार्लर भी बंद कर दिया गया। इनके पास जितना भी सामान था उसे भी जब्त कर लिया गया। अब मुझे समझ आया था कि मेरे घर से मेरा कीमती सामान क्यों गायब होता था और मेरे पाउच से पैसे भी क्यों गायब होते थे, क्योंकि ये सब करने वाली निशा थी। कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे आरोपी छुपे हुए होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। हमें लगता है कि ये हमारी ही तरह मामूली लोग हैं, मगर उनके दिल में क्या चल रहा होता है, उनकी नीयत क्या होती है, ये हम नहीं जान पाए। शायद हमें कभी कोई बड़ी ठोकर लगती है, तभी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के नए लोगों पर पूरी तरह से नज़र रखिए। उनके साथ इतना मत घुलिए मिलिए कि वो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाएं और आपको बेवकूफ़ बना दें। निशा ने मेरे देवर को सिर्फ अपने प्यार के जाल में फंसाया था। वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ उससे धीरे धीरे पैसे वसूल कर रही थी। और ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधान रहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।